हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये बात सोचकर इप्शिता को बहुत रोना आ रहा था। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें मिस्टर अभिमन्यु की बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? वो तो मुझे शायद अपनी मंगेतर मानते ही नहीं हैं, इसीलिए तो उन्होंने बिना किसी झिझक के ये बात बोल दी। लेकिन हम ये बात सोच सोचकर क्यों रो रहे हैं? हमें क्यों इतना बुरा लग रहा है? और रही बात मम्मी पापा की, तो हम उन्हें माफी मांग लेंगे। इप्शिता खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रही थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो इस तरह रोते रोते सो गई। अभिमन्यु अपने ऑफिस की मीटिंग में फंस गया था, लेकिन अभिमन्यु के दिमाग में बार बार इप्शिता का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। जिस तरह से इप्शिता की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो इतनी परेशान होकर केबिन से बाहर गई थी, उसे देखकर अभिमन्यु का दिल बैठ गया था। अभिमन्यु अभी मीटिंग में था, लेकिन उसका मन मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म हुई, अभिमन्यु तुरंत केबिन से बाहर निकला। तभी अभिमन्यु की असिस्टेंट मानसी ने उसे इस तरह से भागते हुए देखकर अपने मन में कहा, ये अभी सर को क्या हुआ? वो इस तरह इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु सीधे अपनी कार में आकर बैठ गया और उसने अपने ड्राइवर को निर्देश देते हुए कहा, सीधे सूर्यवंशी हवेली चलिए। ड्राइवर ने तुरंत कार मोड़ी और कुछ ही देर में अभिमन्यु सीधे सूर्यवंशी हवेली पहुंच गया। वहां सुहासिनी जी लैपटॉप पर ऑफिस का कोई काम देख रही थीं। जैसे ही उनकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी, उन्होंने लैपटॉप बंद किया और तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। अपनी साड़ी का पल्लू दूसरे हाथ में थामते हुए बोली, कुंवर सा, आप यहाँ? अभिमन्यु में आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहा, जी आंटी, हम आपसे माफी चाहते हैं। हम बिना आपको सूचित किए ही यहाँ आ गए। हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। सुहासिनी जी ने तुरंत अभिमन्यु की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं कुंवर सा, कैसी बात कर रहे हैं आप? बैठिए। और वैसे भी ये आपका ही तो घर है, आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। आपको हमें सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन हमें राजकुमारी इप्शिता से कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? सुहासिनी जी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें इजाजत वाली कौन सी बात है बेटा? अब तो इप्शिता आपकी पत्नी बनने वाली हैं, तो उनसे बात करने के लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप बैठिए, हम अभी उन्हें बुलाकर लाते हैं। सुहासिनी जी इतना बोलकर इप्शिता को बुलाने उसके कमरे में चली गईं। अभिमन्यु के अपने मन में कहा, पत्नी बनने वाली थी, लेकिन अब तो राजकुमारी इप्शिता ने सगाई ही तोड़ दी है। पता नहीं उन्होंने अपनी माँ को अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई। वैसे अच्छी ही बात है, अगर नहीं बताई तो हम उन्हें समझा सकते हैं। बस वो हमारी बात एक बार सुन ले और हमसे मिलने के लिए मना ना करें। अभिमन्यु ये सारी बातें वहीं हॉल में बैठकर सोचने लगा। सुहासिनी जी जल्दी से इप्शिता के कमरे में गईं। इप्शिता अपना कमरा लॉक करके सो गई थी। तभी सुहासिनी जी ने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, इप्शिता बेटा, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। इप्शिता काफी गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपनी माँ की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी सुहासिनी जी ने इप्शिता के नंबर डायल किया। इप्शिता ने नींद में अपना फोन उठाते हुए कहा, हेलो, कौन है? इप्शिता की माँ ने कहा, बेटा, हम आपके कमरे के बाहर हैं, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? फोन कॉल पर अपनी माँ की आवाज सुनकर इप्शिता हड़बड़ाते हुए उठ गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोलते हुए कहा, सॉरी मम्मी, हम थक गई थीं, इसलिए पता नहीं कब हमारी आंख लग गई, हमें पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। सुहासिनी जी ने इप्शिता को सिर से लेकर पांव तक देखा। इप्शिता ने अपने प्यारे टेडी बियर प्रिंट वाले नाइट सूट पहने हुए थे। सुहासिनी जी ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है बेटा आपने? आपको पता भी है कुंवर सा आपसे मिलने आए हैं। जल्दी से कपड़े बदलिए और नीचे आ जाइए। इप्शिता ने जैसे ही अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनी तो वो चौंकते हुए बोली, क्या कहा मम्मी आपने? कौन मिलने आया है हमसे? सुहासिनी जी पीछे मुड़ी और इप्शिता के चेहरे को छूते हुए बोली, आपकी तबीयत खराब है क्या? हमने कहा ना, कुंवर सा आपसे मिलने आए हैं और इतनी देर से हम इसीलिए आपका दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन आपने दरवाजा खोला ही नहीं। पता है कितनी देर से नीचे बैठे इंतजार कर रहे हैं? इप्शिता के मन में अभी भी वो सारी बातें बिल्कुल ठीक तरह से याद थीं। उसने अपना हाथ बांधकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मम्मी, आप कुंवर सा को जाकर मना कर दीजिए, हमें उनसे नहीं मिलना है और ना ही कोई बात करनी है।
सुहासिनी जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो इप्शिता के सामने आई और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहिए। इप्शिता ने बिना किसी झिझक के अपनी बात दोहराते हुए कहा, मम्मी, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है। सुहासिनी जी गुस्से से इप्शिता को घूरते हुए बोली, आप होश में है ना इप्शिता? आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? कुंवर सा आपके होने वाले पति हैं, आप उनसे बात न करने के लिए मना कर रही हैं। होश में आइए और चलिए हमारे साथ। इतना बोलकर सुहासिनी जी ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आईं। इप्शिता ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी, आप हमसे पूछेंगे नहीं कि हम मिस्टर अभिमन्यु से बात करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? सुहासिनी जी ने इप्शिता को घूरते हुए देखकर कहा, नहीं, हम आपसे ये बात नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपको जाना ही पड़ेगा और आप अभी हमारे साथ नीचे चल रही हैं। और याद रखें इप्शिता, आपकी वजह से हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते हैं। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी सारी बातें मानेंगी। भूल गई हैं क्या आप अपना वादा? और ये मत भूलिए, अब आप राजवंशी परिवार की बहू बनने वाली हैं। आपकी एक गलती सूर्यवंशी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। क्या आप यही चाहती हैं? सुहासिनी जी का उपदेश सुनकर इप्शिता ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। सुहासिनी जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए हमारे साथ नीचे, और खबरदार, अगर आपने कुंवर सा के साथ कोई भी उल्टी सीधी बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इप्शिता ने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया और सुहासिनी जी के साथ नीचे की तरफ जाने लगी। इप्शिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और तभी अभिमन्यु की नजर उस पर गई। इप्शिता का टेडी बियर प्रिंट वाला नाइट सूट और उसके खुले बाल उसे बहुत प्यारा लुक दे रहे थे। इप्शिता के चेहरे पर इस वक्त पिंक लिप बाम के अलावा और कोई मेकअप नहीं था, फिर भी इप्शिता काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु इप्शिता के चेहरे की तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि उसने शायद ही आज तक इतनी प्यारी और सुंदर लड़की को देखा हो, जो बिना मेकअप और बिना किसी प्रयास के भी इतनी प्यारी और सुंदर लग रही है। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन इस समय अभिमन्यु इप्शिता के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही इप्शिता अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हुई, सुहासिनी जी ने इप्शिता को इशारों ही इशारों में अभिमन्यु से ठीक से बात करने के लिए कहा और अभिमन्यु की तरफ देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, कुंवर सा, आप बैठिए, इप्शिता से बातें करिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। जैसे ही सुहासिनी जी वहां से दूसरे कमरे में गईं, इप्शिता अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलाईं। वहीं अभिमन्यु बस इप्शिता को एकटक देखे जा रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने इप्शिता की तरफ देखकर कहा, राजकुमारी इप्शिता, कृपया बैठ जाइए। अभिमन्यु ने इप्शिता के चेहरे की तरफ देखा। उस पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अभिमन्यु ने कहा, आई एम सो सॉरी इप्शिता, हम जानते हैं हमने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं था। कृपया एक बार बैठिए और हमारी बात सुन लीजिए। पूरी बात सुनने के बाद भी अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो या आपको ऐसा लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप बेझिझक इस रिश्ते को तोड़ दीजिएगा। हम आपको मना नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम खुद मासा से बात कर लेंगे, लेकिन कृपया उससे पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। इप्शिता ने पहले तो सोच लिया था कि वो अभिमन्यु की कोई भी बात नहीं सुनने वाली है, लेकिन अभिमन्यु के इतना अनुरोध करने पर उसने बिना अभिमन्यु की तरफ देखे ही सोफे पर बैठते हुए कहा, बोलिए, क्या बोलना है आपको? अभिमन्यु ने उसके बगल में ही बैठते हुए कहा, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, और सच बताएं तो हमने उस समय फोन पर जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल अनजाने में बोला, क्योंकि सच बताएं तो हमें आपके ऑफिस आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और हम अभी इस सगाई को सबके सामने नहीं लाना चाहते थे। हमें लगा शायद हमारे दोस्त हमसे मजाक कर रहे हैं, इसीलिए ही हमने ये बात बोली कि हमारी कोई मंगेतर नहीं है। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी ये बात सुनकर वो काफी ध्यान से उसकी तरफ ही देखने लगी, क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। अभिमन्यु ने आगे बोलना जारी रखा, और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये सगाई टूटी तो हमारे परिवार के साथ साथ आपके परिवार में भी काफ़ी सारी समस्याएं होंगी, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी एक गलती और इस छोटी सी गलतफहमी की वजह से दो परिवारों के बीच में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी आए। इसीलिए कृपया एक बार हमारी बात समझने की कोशिश करिए और इस सगाई को मत तोड़िए। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता चुपचाप अभिमन्यु की बात सुन रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा,
आप नहीं जानती, लेकिन अभी इस एंगेजमेंट को हम सबसे छिपाकर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सभी लोगों को ये बात पता चले कि आप हमारी मंगेतर हैं, क्योंकि हम आप पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं आने देना चाहते। आपको हमारी ये बातें झूठी लग रही होंगी, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभिमन्यु की बातें सुनकर इप्शिता चौंक कर उसकी तरफ देखी। अभिमन्यु ने आगे बोलना जारी रखा, आपने पता नहीं इस बात को नोटिस किया या नहीं, हमारी एंगेजमेंट में कोई भी घर परिवार के बाहर का आदमी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने अपने किसी दोस्त या फिर स्टाफ को भी इनवाइट नहीं किया था। ये एंगेजमेंट सिर्फ हम दो परिवारों के बीच में ही हुई है, और माँ भी अभी यही चाहती हैं कि ये सब हमारी शादी तक सीक्रेट ही रहे। इप्शिता ने ये बात सुनकर मन ही मन कहा, क्या मिस्टर अभिमन्यु सही कह रहे हैं? वैसे ये बात तो हमने भी नोटिस की थी कि कल हमारी एंगेजमेंट में घर वालों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये सच है। इप्शिता ये सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और उसे इप्शिता के चेहरे के सामने करते हुए कहा, प्लीज़ इस एंगेजमेंट को मत तोड़िए और हमारा सॉरी एक्सेप्ट करते हुए इस एंगेजमेंट रिंग को फिर से पहन लीजिए। इप्शिता के दिमाग में अभिमन्यु की बात और थोड़ी देर पहले उसकी माँ द्वारा बताई गई बातें घूम रही थीं। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसे अभिमन्यु के चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। उसने अभिमन्यु के हाथ में दिख रही अपनी अंगूठी की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मान लिया हमने आपकी बात। इतना बोलकर इप्शिता ने अंगूठी उठाने लगी। तभी अभिमन्यु ने अंगूठी अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मैं आए? इप्शिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें दीजिए, हम खुद पहन लेंगे। इतना बोलकर इप्शिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अभिमन्यु ने इप्शिता की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इसका मतलब अभी तक आपने हमारी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया? इप्शिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने आपको माफ कर दिया है। अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने हमें माफ कर दिया तो लीजिए, हमें अपना हाथ दीजिए। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कान को देखकर इप्शिता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में दे दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में रखा, अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो जैसे वो अब इप्शिता को खुद से दूर नहीं जाने देगा। जिस तरह से उसने इप्शिता का हाथ पकड़ा, इप्शिता महसूस कर पा रही थी कि वो अपनी बात को लेकर कितना गिल्ट फील कर रहा था। उसने जल्दी से इप्शिता के बाएं हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। जैसे ही अभिमन्यु ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, इप्शिता उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अभिमन्यु ने अभी भी इप्शिता का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी सुहासिनी जी वहां पर 3-4 नौकरों के साथ आईं और उन सब ने अभिमन्यु के सामने नाश्ते की प्लेट लगाना शुरू कर दिया। सुहासिनी जी को वहां आते देखकर ही इप्शिता ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। अभिमन्यु ने सुहासिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी जी, इन सारी चीजों की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप मुझे बेटा बोलती हैं और दूसरी तरफ ये सारी खातिरदारी क्यों? सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आप तो इस घर के होने वाले जमाई हैं, आपकी खातिर नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इप्शिता सुहासिनी को देखकर उठकर खड़ी हो गई। तभी सुहासिनी ने उसे वापस अभिमन्यु के बगल में बैठाते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप इप्शिता? बैठिए, कुंवर साहब से बात करिए, वो आपसे ही तो बात करने आए हैं। और वैसे भी हमें एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, हम थोड़ी देर में आते हैं। आई होप यू डोंट माइंड बेटा। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स आंटी, आप आराम से जाइए, नो प्रॉब्लम। सुहासिनी जी ने वहां से जाते समय मुस्कुराकर इप्शिता की तरफ देखा और उसे वहीं अभिमन्यु के बगल में बैठा दिया। सुहासिनी जी के जाते ही अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे राजकुमारी इप्शिता, हम आपसे एक और बात पूछना चाहते थे। आप जब दोपहर में हमसे मिलने ऑफिस आई थीं, तो आपने हमें थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से कहा था कि आप हमें थैंक यू बोलने आई थीं और हमें लंच पर ले जाने के लिए आई थीं। तो क्या हम पूछ सकते हैं उसका क्या रीज़न था? आखिर आप हमें थैंक यू क्यों बोलना चाहती थीं? इप्शिता ने अपने हाथ में पहनी हुई उस अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा, कल एंगेजमेंट के टाइम जब हमारी ड्रेस का हुक खुला था तो आपने हमारी हेल्प की और उस समय हम इतने ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि हमने जल्दबाजी में आपको थैंक यू नहीं बोला। इसीलिए हम आज आपके ऑफिस आए थे। हमने सोचा था कि हम आपको सरप्राइज दे देंगे और साथ ही में थैंक यू बोलकर लंच पर चलेंगे। शायद तब हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा और समझ सकें, बट शायद हमने गलती कर दी थी। हमें आपके ऑफिस
नहीं आना चाहिए था। अभिमन्यु ने इप्सिता की पूरी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो मतलब हमने आपका लंच का प्लान ही फ्लॉप कर दिया। उसके लिए सॉरी। चलिए, आपका ये लंच हमारे सिर पर। जब आप फ्री होंगी तब हम आपको लंच पर जरूर ले जाएंगे। इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी अभिमन्यु ने अपने गाल पर एक हाथ रखते हुए कहा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी राजकुमारी इप्सिता, आपने हमें थप्पड़ बहुत जोर से मारा था, मतलब हमें आपसे बचकर रहना होगा। अभिमन्यु ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए थोड़ा मजाक करते हुए कहा। इप्सिता ने अभिमन्यु के गाल की तरफ देखकर शर्मिंदगी से कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, हम उस टाइम गुस्से में थे क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभी कल हमारी एंगेजमेंट हुई और आज आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, हम समझ सकते हैं और मैंने वो क्यों बोला वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसीलिए चलिए अब हम चलते हैं। वैसे भी शायद हमने आपकी ब्यूटी स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया, शायद आप सो रही थीं। इप्सिता ने अभिमन्यु की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभिमन्यु जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, इप्सिता भी उठकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी वो पीछे मुड़कर बोला, इप्सिता, अगर कभी आपको हमसे मिलना हो या फिर हमें ऐसा कोई भी सरप्राइज देना हो तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या? अभिमन्यु ने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, ये लीजिए हमारा फोन और अपना नंबर दीजिए हमें। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर देख रही थी और तभी अभिमन्यु ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर पूछा, क्या बात है, अभी भी आपको हम पर ट्रस्ट नहीं है क्या, या फिर हमें आपके नंबर के लिए आपकी मम्मी से परमिशन लेनी होगी? अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु के हाथ से उसका मोबाइल फोन लिया और उसमें अपना नंबर डायल कर दिया। अभिमन्यु ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और जैसे ही उसे इप्सिता के फोन पर लगी हुई कॉलर ट्यून सुनाई दी, अभिमन्यु ने कॉल काटते हुए कहा, सेव कर लीजिएगा हमारा नंबर और अगर कभी भी आपको हमसे मिलना हो तो हमें एक मैसेज कर दीजिएगा या कोई भी बात करनी हो आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकती हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुराया और इप्सिता भी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका चेहरा इतनी देर से मुस्कुराते हुए अब तक कितना लाल हो गया है। इतनी देर से उनके बीच चल रही बात खत्म करते हुए अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, हम अब चलते हैं। इप्सिता ने बिना कुछ बोले बस हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से पीछे मुड़कर इप्सिता की तरफ देखा तो पाया कि इप्सिता की नजरें भी उस पर ही टिकी हुई थीं। तसल्ली करने के बाद फिर वो भी बाहर निकल गया। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु इप्सिता को देखकर मुस्कुराया और वहां से बाहर चला गया। इप्सिता हॉल में अपना फोन पकड़े खड़ी रही। उसने जल्दी से अभिमन्यु का नंबर सेव कर लिया। इप्सिता के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, शायद अब उसका गुस्सा पूरी तरह उतर गया था। तभी सुहासिनी जी वहां आईं और इप्सिता के पास आकर बोली, इप्सिता, कुंवर सा कहाँ है? मम्मी, वो तो चले गए, इप्सिता ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा। सुहासिनी जी थोड़ी घबराई हुई बोली, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? वो तुमसे नाराज होकर तो नहीं गए? इतनी जल्दी क्या थी उन्हें जाने की? हम आ जाते तब जाते। मम्मी, हमने कुछ नहीं किया और वैसे भी वो राजवंशी परिवार के कुंवर हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी चले गए। आप भी बेकार की टेंशन लेती हैं, इप्सिता ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। इतना बोलकर इप्सिता अपने कमरे में आकर बैठ गई और उसने अपने मन में कहा, मिस्टर अभिमन्यु इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझ रहे थे। इप्सिता अभिमन्यु के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसका फोन बजा। इप्सिता ने अपनी फोन की रिंगटोन सुनी और हड़बड़ाते हुए फोन की तरफ देखने लगी। वो नंदिनी का फोन था। उसने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, कहाँ हो नंदिनी तुम, और अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे यार, क्या बताऊं, मौसी जी ने मुझे यहीं रोक लिया है, मैं आज नहीं आऊंगी। वो मुझसे बोल रही थीं कितने दिनों बाद मैं उनसे मिलने आई हूं तो आज के दिन तो मुझे उनके पास रुकना ही होगा। वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही थीं तो मैं भी उन्हें ज्यादा मना नहीं कर पाई और मैंने हाँ बोल दी। नंदिनी ने उसके सवाल का जवाब दिया। ठीक है, अच्छा किया। अगर तुम्हारी मौसी तुम्हें इतनी रिक्वेस्ट करके रोक रही हैं तो तुम रुक जाओ, एंजॉय करो उनके साथ, हम तुमसे बाद में बात कर लेंगे। इप्सिता ने नंदिनी की पूरी बात सुनकर कहा। इतना बोलकर इप्सिता कॉल रखने वाली ही थी कि नंदिनी ने कहा, अरे रुक, मेरी बात सुन पहले।
हाँ बोलो, क्या बात है, इप्शिता ने कहा। वैसे ये बता, जीजू से मिलने गई थी, क्या हुआ? तूने कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना इस बार? नंदिनी एक्साइटेड होते हुए बोली। इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर अपने मन में कहा, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी क्रिएट कर ली थी मैंने, लेकिन अब फाइनली सब ठीक हो गया। लेकिन अभी मैं नंदिनी को सब नहीं बताऊंगी, वरना वो बेकार ही परेशान होगी और मुझे हजारों सवाल करेगी। हेलो ईशु, तू मेरी बात सुन रही है ना? इतनी चुप क्यों है? कहीं तूने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? नंदिनी फोन की दूसरी तरफ से बोली। अरे नहीं बाबा, हम क्यों भला गड़बड़ करेंगे? कोई गड़बड़ नहीं की हमने, इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। नंदिनी ने एक राहत भरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा सुन, क्या कल तू मुझे यहाँ से पिकअप करने आ सकती है? वो क्या है ना, मेरी मौसी जी भी तुझसे मिलने के लिए बहुत कह रही थीं कि मैं तुझे लेकर क्यों नहीं आई। अगर तू मुझे पिकअप करने आएगी तो इसी बहाने तू भी मौसी जी से मिलेगी। हाँ बिल्कुल, आ जाएंगे हम तुम्हें पिकअप करने। मौसी जी से मिलने के बाद फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे, कैसा रहेगा? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। ग्रेट, सबसे अच्छा रहेगा। वैसे भी मुझे पता चला है कि यहाँ के एक मॉल में 60% ऑफ की सेल लगी है। मैं तो खूब सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, नंदिनी खुश होते हुए बोली। ओके, फिर हम कल मिलते हैं। तुम भी आराम करो, जब तक हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कॉल कट कर दिया। इप्शिता फोन रखने के बाद अपने बेड पर आराम से लेट गई और उसने अपना मोबाइल फोन उठाया। नंदिनी ने उन दोनों की सगाई की कुछ तस्वीरें क्लिक की थीं। इप्शिता उन तस्वीरों को देखने लगी। उसने देखा कि सगाई के दौरान उसने कितनी कसकर अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया था और अभिमन्यु उसे किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। इप्शिता के दिल में अभिमन्यु के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। वो अपनी और अभिमन्यु की सगाई की फोटोज को जूम करके देख रही थी। इप्शिता ने अभिमन्यु की फोटो जूम की और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे जो भी हो, नंदिनी बात तो सही कह रही थी, मिस्टर अभिमन्यु बहुत हैंडसम है। इप्शिता अभिमन्यु की फोटो देखकर मुस्कुराने लगी और तुरंत अपनी फोन की गैलरी बंद कर दी। बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, ये हम क्या कर रहे हैं? हम मिस्टर अभिमन्यु की फोटोज क्यों देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है हमें? क्या हम मिस्टर अभिमन्यु की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? इप्शिता के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया, उसने तुरंत इस बात को अपने दिमाग से झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं हम भी? हाँ, वो हमसे अच्छे से बिहेव करते हैं, हमसे बात करते टाइम वो स्माइल करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम उनके बारे में कुछ भी सोचेंगे। और वैसे भी हमारी ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ दो राज परिवारों के आपसी मेलजोल और बिजनेस रिलेशन बढ़ाने के लिए ही की जा रही है, और हम बेकार में ही ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं। इप्शिता ने इतना बोलकर फोन वहीं पर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ राजवंशी महल में अभिमन्यु डिनर करने के बाद अपने रूम में बैठे थे। अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु ने लैपटॉप बंद किया और उबासी लेते हुए अपने बेड पर आकर लेट गए। जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की, उनको अपनी नजरों के सामने इप्शिता का चेहरा नजर आया। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए कहा, राजकुमारी इप्शिता, वो हमें इस तरह से क्यों नजर आ रही हैं? हमें ये बात समझ नहीं आती। ऐसा क्या है उनमें जो वो हमें बार बार नजर आ रही हैं? अभिमन्यु इप्शिता के बारे में ही बार बार सोच रहा था और तभी उसने इप्शिता और अपनी फोटो निकाली और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, हमने बहुत लड़कियां देखीं, लेकिन इप्शिता जैसी कोई लड़की नहीं देखी। सिर्फ उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हमें थप्पड़ मार सकें, वो भी इतना जोर का। वैसे आज जिस तरह से राजकुमारी इप्शिता ने सगाई तोड़ने की बात बोलकर गई है, इससे एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि राजकुमारी इप्शिता को हमारे पैसे, नाम और रुतबे का तो जरा भी लालच नहीं है। वो सच में राजवंशी राज परिवार की बहू बनने के लायक है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना फोन साइड में रखा और इप्शिता के बारे में ही सोचते हुए मुस्कुराने लगा। वहीं इप्शिता डाइनिंग टेबल पर अपने माँ बाप और उदयवीर के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। तभी अचानक से इप्शिता को हिचकियां आने लगीं। उसे इस तरह हिचकी लेते देखकर इप्शिता के पिता ने कहा, क्या बात है बेटा, आपको अचानक से हिचकियां कैसे आने लगीं? पानी पीजिए आप।
सुहासिनी जी ने इप्शिता को पानी देते हुए कहा, लीजिए इप्शिता, पानी पीजिए। इप्शिता ने अपनी माँ के हाथ से जल्दी से पानी का ग्लास लिया और पानी पीने लगी, लेकिन उसकी हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थीं। और तभी इप्शिता ने जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उसकी हिचकियां कम ही नहीं हो रही थीं। वो उठकर खड़ी होते हुए बोली, मम्मी पापा, हमारा खाना हो गया, हम अपने रूम में जा रहे हैं। इप्शिता को लगातार हिचकियां आ रही थीं। जैसे ही इप्शिता रूम में पहुंची, नंदिनी ने उसे गुड नाइट का मैसेज किया। नंदिनी का मैसेज देखकर इप्शिता ने उसे परेशान होने वाली इमोजी के साथ गुड नाइट कहा, जिसे देखकर नंदिनी ने इप्शिता को कॉल कर दी। इप्शिता ने हिचकी लेते हुए कॉल पिकअप की। नंदिनी ने पूछा, क्या बात है, तूने इतनी सैड इमोजी क्यों भेजी, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, बस पता नहीं क्या हो गया है, इतनी देर से हमें हिचकियां आ रही हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लगता है तुझे कोई बड़ी ही शिद्दत से याद कर रहा है, नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर कहा। कुछ भी मत बोलो यार, हम बहुत देर से परेशान हो गए हैं, ये हिचकियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, हम क्या करें? इप्शिता ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। क्रमशः कौन याद कर रहा है हमारी इप्शिता को, जिससे उसे इतनी हिचकियां आ रही हैं? आप लोगों को तो पता है, लेकिन क्या हमारी इप्शिता को भी पता चलेगा? और हमारी नंदिनी क्या सल्यूशन बताएगी उसे? हाँ हाँ हाँ, पता चलेगा अगले भाग में। तब तक के लिए इस एपिसोड को पढ़कर कमेंट जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं यार, पता नहीं क्या हो गया है, इतनी देर से हिचकियां आ रही हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। नंदिनी ने कहा, लगता है तुझे कोई बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है। इप्शिता ने आइसक्रीम रोल करते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो यार, हम बहुत देर से परेशान हैं, ये हिचकियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, हम क्या करें? नंदिनी ने समझाते हुए कहा, यार मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि हिचकी तभी आती है जब कोई याद करता है। थोड़ा सोचते हुए इप्शिता बोली, मुझे तो इतनी देर से हिचकी आ रही है, मुझे कौन याद कर रहा है? कहीं तू मुझे तो नहीं मिस कर रही? नंदिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही, और वैसे मैं आज दोपहर तक तेरे साथ थी, मैं भला तुझे मिस क्यों करूंगी? इप्शिता चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। तभी नंदिनी बोली, इशू, कहीं तुझे कुंवर सा तो नहीं याद कर रहे? इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु, वो मुझे क्यों याद करेंगे भला? नंदिनी ने कहा, आज तूने उन्हें सरप्राइज दिया था ना, इसलिए हो सकता है वो तेरे सरप्राइज को सोचकर तुझे याद कर रहे हों। इप्शिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही अपनी हिचकी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तो फोन रख और रेस्ट कर, हम तुझे कल मिलते हैं। इतना कहकर इप्शिता ने कॉल काट दिया। इप्शिता ने फोन साइड में रखकर बेड पर आराम से बैठी और नंदिनी की बात याद करते हुए बोली, क्या सच में ऐसा होता है, जब हमें कोई याद करता है तभी हिचकी आती है? उसने मन में कहा, और वैसे मिस्टर अभिमन्यु मुझे क्यों याद करेंगे? वैसे हो भी सकता है, क्योंकि आज हमने उन्हें जो थप्पड़ मारा था वो काफी तेज मारा था, तो हो सकता है वो उस थप्पड़ को ही सोचकर हमें याद कर रहे हों। इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगी। तभी इप्शिता ने ध्यान दिया कि उसकी हिचकियां रुक गई थीं। हैरत से बोली, क्या सच में ऐसा होता है? मिस्टर अभिमन्यु मुझे याद कर रहे थे, या फिर ये सब कुछ बस कहने की बातें हैं? इतने में उसे फिर से एक हिचकी आई। इप्शिता ने साइड में रखी बोतल उठाकर पानी पिया और अपनी गर्दन पर हाथ रखा। इसके बाद उसे हिचकी नहीं आई। अब इप्शिता को नींद आ रही थी। वो आराम से बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। इप्शिता के लिए आज का दिन काफी लंबा था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सो गई। अगली सुबह इप्शिता उठी और फ्रेश होने के बाद कपड़े बदल लिए। उसने मोबाइल फोन उठाकर चेक किया। उसमें नंदिनी के गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक और मैसेज था, इशू, तुम मुझे लंच के टाइम लेने आना, हम पहले एक साथ शॉपिंग पर चलेंगे, उसके बाद मैं तुझे यहाँ की बेस्ट पानीपुरी खिलाऊंगी। इप्शिता बहुत खुश हुई और सोचने लगी, लेकिन अगर मैं संजय के साथ गई तो नंदिनी के साथ तो कहीं घूम ही नहीं पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं नंदिनी को लेने अकेले चली जाती हूँ। इतना कहकर इप्शिता जल्दी से तैयार हुई और ब्रेकफास्ट करने के बाद सुहासिनी से पूछा, मम्मी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। सुहासिनी जी ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, हाँ बेटा, बोलिए, क्या बात करनी है आपको?
इप्शिता ने झिझकते हुए पूछा, मम्मी वो एक्चुअली नंदिनी अपनी मौसी के घर गई थी और अब वो मुझसे बोल रही है कि हम उसे दोपहर तक पिकअप कर लें, तो क्या हम उसे लेने चलें? सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, अगर वो आपको बुला रही है तो आप चली जाइए, हम संजय से बोल देंगे, वो आपको लेकर चले जाएंगे। इप्शिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मी, संजय अंकल को क्यों परेशान करना, और वैसे भी वो यहीं पास में ही है, तो हम अकेले ही चली जाएंगी। सुहासिनी जी ने मनाते हुए कहा, नहीं बेटा, आप अकेले मत जाइए, अब आप इस घर के साथ साथ राजवंशी राज परिवार की भी इज्जत हैं, हम आपको इस तरह से अकेले कैसे जाने दें? इप्शिता ने वियर्ड सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मी, हम अभी फिलहाल सूर्यवंशी परिवार की ही बेटी हैं और अभी हम राजवंशी राज परिवार की बहू नहीं बनी हैं, और प्लीज आप हमें बार बार ये याद मत दिलाया करिए। वैसे भी शादी के बाद तो हम पर ना जाने कितनी बंदिशें रख जाएंगी, अभी तो हमें आप हमारी मर्जी से जीने दीजिए। सुहासिनी जी ने इप्शिता को इतना फ्रस्ट्रेटेड देखकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, आप जाइए, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी फ्रेंड को लेने जाना है तो ठीक है, चली जाइए, पर आराम से जाइएगा। सुहासिनी जी की बात सुनकर इप्शिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने जल्दी से उठकर अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मम्मी। इप्शिता रूम में गई और नंदिनी को कॉल करते हुए कहा, हेलो नंदिनी, रेडी हो जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। नंदिनी ने कहा, ठीक है, जब तक तुम आओगी तब तक मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी। इप्शिता ने अपना पर्स, मोबाइल और कार की चाबी उठाई और तुरंत घर से बाहर निकल गई। इप्शिता को अच्छी तरह ड्राइव करनी आती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे ज्यादा मौका नहीं मिला था। इसलिए आज इतने दिनों बाद जैसे ही वो कार लेकर घर से बाहर निकली, धीरे धीरे उसने कार चलाना शुरू की। वो इस तरह अकेले घर से निकलकर बहुत खुश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी फ्रीडम वापस मिल गई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम मम्मी से इस तरह थोड़ी रूड होकर बात नहीं करते तो शायद वो हमें कभी भी अकेले नहीं आने देती। खैर कोई बात नहीं, अब तो नंदिनी के साथ हम आराम से जहाँ चाहे वहाँ जा सकेंगे। इप्शिता खुश थी और आराम से कार ड्राइव कर रही थी, लेकिन जैसे ही कार सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकली और रोड पर इतना ट्रैफिक देखा, इप्शिता थोड़ी सी पैनिक हो गई। इप्शिता चौराहे से रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी अचानक से एक कार उसके सामने आ गई। इप्शिता ने जल्दी से अपनी कार मोड़ी और उसे वहां से निकाल लिया। इप्शिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड बच गए, वरना आज तो हमने कार को ठोक ही दिया था। इतना सोच ही रही थी कि तभी इप्शिता की स्टीयरिंग से उसकी पकड़ ढीली हो गई और गाड़ी इधर उधर भागने लगी। इप्शिता ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और कार के बैलेंस को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उससे संभाल नहीं पाई और उसने सामने से आ रही एक ऑडी कार को ठोक दिया। ये एक्सीडेंट होते ही इप्शिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओ गॉड, ये हमने क्या किया? हमसे ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अगर मम्मी को ये बात पता चली, वो तो हमें पता नहीं कौन सी सजा देंगी। इप्शिता की कार उस ऑडी कार के मुकाबले काफी मजबूत थी। इप्शिता की कार को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े से इधर उधर डेंट आए थे। वहीं इप्शिता के सामने जो ऑडी कार थी वो काफी खराब हो गई थी। उसका बोनेट और हेडलाइट पूरी तरह से टूट गया था। इसे देखकर उस कार के मालिक ने इप्शिता की कार के पास आकर उसके शीशे पर नॉक करते हुए कहा, हेलो मैडम, बाहर निकलो, तुमने मेरी कार की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। जब कार ड्राइव करनी नहीं आती तो ड्राइव करती क्यों हो? इप्शिता उस आदमी को देखकर काफी घबरा गई और उसने अपनी कार का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। इप्शिता वहां से कार पीछे भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी कार के पीछे दूसरी कार थी और वो आदमी भी वहीं इप्शिता की कार का गेट पकड़कर खड़ा था और चिल्लाता ही जा रहा था। इप्शिता को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ओ गॉड, मैं अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगी? मॉम को कॉल करूं क्या? नहीं, अगर मॉम को कॉल किया तो वो तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। फिर संजय अंकल को यहाँ बुलाऊं? अगर मैं संजय अंकल को बुलाया तो वो भी मुझे डांटेंगे। पहले तो मैंने उन्हें ड्राइव करने के लिए नहीं बुलाया और जब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तब मैं उन्हें बुला रही हूँ। इप्शिता का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और बाहर खड़े आदमी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हेलो मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। बाहर खड़े आदमी ने तेज आवाज में चिल्लाया, हेलो मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इप्शिता ने उसकी आवाज और पुलिस के नाम पर ना में सिर हिलाते हुए कहा,
नहीं, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो हमारे परिवार के साथ साथ राजवंशी परिवार की भी इज्जत पर बात आ जाएगी। मैं क्या करूं? इप्शिता ने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने ही वाली थी कि अभिमन्यु के नंबर पर उसकी नजर पड़ी। उसने हड़बड़ी में अभिमन्यु का नंबर डायल कर दिया। अभिमन्यु ने इप्शिता का नंबर देखते ही कॉल पिक कर ली। हेलो इप्शिता, कैसी हैं आप? इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे कर दिया? इप्शिता ने अभिमन्यु की आवाज सुनकर अपना सिर पीटते हुए कहा, मुझे माफ करना, हम थोड़े परेशान थे और हड़बड़ी में आपका नंबर मिला दिया। अभिमन्यु जो अपने केबिन में था, अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं इप्शिता, बताइए क्या प्रॉब्लम है? इप्शिता लगभग रोते हुए बोली, मिस्टर अभिमन्यु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हम सच में बहुत इडियट हैं। अभिमन्यु और भी कंफ्यूज हो गया। इप्शिता, जब तक आप नहीं बताएंगी कि प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्लीज बताइए क्या हुआ है। अभिमन्यु के दोबारा पूछने पर इप्शिता ने कहा, प्लीज पहले आप प्रॉमिस करिए कि आप हमारी मम्मी से ये बात नहीं कहेंगे। अभिमन्यु ने आराम से कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी से भी ये बात नहीं कहूँगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है और आप कहाँ हैं? इप्शिता घबराते हुए बोली, मैं इस समय रास्ते में अपनी कार में हूँ और मैंने खुद को अंदर से लॉक कर लिया है। मैं अपनी फ्रेंड को लेने अकेले घर से बाहर निकली थी और एक्सीडेंट हो गया है। जिनकी कार से एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस बुला रहे हैं। अगर पुलिस तक बात पहुंची तो मम्मी हमें मार डालेंगी। इप्शिता की आवाज में घबराहट साफ समझ में आ रही थी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने उसे समझाया, रिलैक्स इप्शिता, कुछ नहीं होगा। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप वहीं रुकिए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम 10 मिनट में वहां पहुंचते हैं। आप हमें अपनी लोकेशन भेजिए। इप्शिता ने हामी भरी और जल्दी से अपनी लोकेशन अभिमन्यु को भेज दी। अभिमन्यु ने अपने सामने बैठे क्लाइंट की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ करना मिस्टर बजाज, मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है। मैं आपसे इस मीटिंग के बारे में बाद में बात करूंगा। इतना बोलकर अभिमन्यु तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल गया। कार निकालो, हमें तुरंत निकलना है। अभिमन्यु का ऑफिस गेट के पास ही उसकी कार खड़ी थी। कार में बैठते ही उसने लोकेशन अपने ड्राइवर को भेजी और सीरियस होकर कहा, जो लोकेशन भेजी है हमें वहीं जाना है। जितनी तेज हो सके उतनी तेज ड्राइव करिए। हम लेट नहीं हो सकते वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्राइवर ने सिर हिलाया और शॉर्टकट रास्ते से 10 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर अभिमन्यु ने देखा कि काफी भीड़ लगी हुई थी। ऑडी कार के मालिक ने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस इप्शिता की कार को घेर कर खड़ी थी। इप्शिता कार के अंदर सिर पकड़कर बैठी थी। अभिमन्यु जैसे ही अपनी कार से उतरा, वहां जो भी हो रहा था, आदमी का चिल्लाना और पुलिस वालों का इप्शिता को कार से निकलने के लिए कहला, सब शांत हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत अभिमन्यु के पास आकर बोला, कुंवर सा, आप यहाँ? अभिमन्यु को देखकर वो पुलिस वाला सदमे में लग रहा था। अभिमन्यु ने उस इंस्पेक्टर का जवाब नहीं दिया। उसने ऑडी कार की तरफ देखा और अपने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने चेकबुक और पेन लाकर अभिमन्यु को दे दिया। अभिमन्यु ने एक चेक साइन किया और उसे ऑडी कार के मालिक को देते हुए कहा, आई होप इतने में आपकी कार अच्छे से रिपेयर हो जाएगी और आप चाहें तो इतने में एक नई ऑडी भी खरीद सकते हैं। वो आदमी हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगा। उसने अभिमन्यु को पहचान लिया था। उसने सिर हिलाया और चेक लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर बोला, कुंवर सा, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप एक फोन कर देते। अभिमन्यु ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जरूरत कैसे नहीं थी, हमें तो यहाँ आना ही था। और अगर आपने इस कार को लेकर या मिस इप्शिता को लेकर कोई रिपोर्ट लिखी है तो उसे। अभिमन्यु अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे कुंवर सा, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम समझ गए हैं। हमें नहीं पता था कि आप इन्हें जानते हैं, वरना हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। अभिमन्यु इप्शिता की कार के पास आया और कार के शीशे पर नॉक किया। इप्शिता अभिमन्यु को देखकर तुरंत कार से बाहर निकली। अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ये है मिस इप्शिता। आगे से अगर इनसे ऐसी कोई भी गलती होती है तो आप जानते हैं ना कि आपको क्या करना है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। इप्शिता अभिमन्यु को हैरानी से देख रही थी। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे माफ करना, आपको हमारी वजह से यहाँ आना पड़ा। हम जानते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं और फिर भी हमने आपको परेशान।
इप्शिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी बात काटते हुए कहा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है, आप मेरी मंगेतर हैं और अगर आप किसी प्रॉब्लम में होंगी तो मैं नहीं तो कौन करेगा। अब आप हमें पूरी बात बताइए, आप इस तरह अकेले कहाँ जा रही थीं? इप्शिता ने कहा, हम नंदिनी को लेने जा रहे थे। इप्शिता ने अपनी कार की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली, लेकिन अब हमें नंदिनी को लेने नहीं बल्कि कार रिपेयरिंग के लिए किसी गैराज में जाना होगा, क्योंकि हमारी वजह से कार की ये हालत। अभिमन्यु ने इप्शिता को कार का डेंट देखते हुए नोटिस किया। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया, ऐसे वक्त में आपने हमारी इतनी मदद की, लेकिन अब हमें जाना होगा। पहले हम कार ठीक करवाएंगे, फिर नंदिनी को लेने जाएंगे। आप हमारे लिए यहाँ आए, हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अभिमन्यु ने इप्शिता के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे साथ लंच पर चलिए। वैसे भी हमारा उस दिन का लंच उधार है। आप जब हमारे ऑफिस आई थी हमेशा सरप्राइज देने और लंच पर ले जाने के लिए, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमने आपका मूड खराब कर दिया था। उस दिन की बात सुनकर इप्शिता हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। उसने अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए सिर हिलाया। अभिमन्यु के हाथ पर हाथ रखते हुए इप्शिता ने मन ही मन कहा, मिस्टर अभिमन्यु ने हमारी कितनी हेल्प की है, अब अगर हम उन्हें मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात मन में सोचते हुए भी इप्शिता अपनी कार की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने उसकी बात समझते हुए कहा, आप कार के बारे में टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगी। बस ये बताइए, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में चलना पसंद करेंगी या 7 स्टार होटल में? इप्शिता ने कंधे उचकाते हुए कहा, जहां भी आपको ठीक लगे। अभिमन्यु अपनी कार की तरफ गया, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और इप्शिता को बिठाकर अपने ड्राइवर को कुछ मैसेज किया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर इप्शिता को लेकर एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल में चला गया।